नमस्ते दोस्तों, आज इस हमारे वीडियो में नीट जूलॉजी रिगार्डिंग टारगेट रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीट जूलॉजी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। नीट जूलॉजी इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, किस कंटेंट के ऊपर हमें ज्यादा काम करना चाहिए, किस कंटेंट बॉटनी जूलॉजी दोनों सेक्शंस में आता है, हाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट जूलॉजी सेपरेटली from our contents or from our syllabus, what should the method we should be adapted, most of the things we're going to cover, लेकिन यहीं पे हमारा एंगल होगा zoology। तो let's understand the need zoology through its content with the professor B's positive way। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस हमारे पैटर्न से मुझे पूरी तरह से वाकिफ हो गए, एट द सेम टाइम आप अच्छी तरह से उनको जानते हो। तो बायोलॉजी सेक्शन 50% मार्क्स तो कैरी करता है। एट द सेम टाइम इस बायोलॉजी में दो मेजर सेक्शंस होते हैं जिसे हम बॉटनी या जूलॉजी कहते हैं। इन द सेम वे बॉटनी की तरह जूलॉजी भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना बॉटनी इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन नेक्स्ट चीज आती है कि जूलॉजी एनसीईआरटी का क्लास 11th इम्पोर्टेंट है या क्लास 12th इम्पोर्टेंट है। जो भी जूलॉजी के सेक्शंस होते हैं, अगर क्लास 11 से ज्यादा होते हैं या क्लास 12 से ज्यादा होते हैं, मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये छोटा सा अपने मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, दिल्ली में रहता है कि सर 12 से ज्यादा हो सकता है, मे बी 11 से ज्यादा हो सकता है। तो बेटर के अगर अपना जो कंफ्यूजन होता है उसके लिए अगर हम कुछ स्ट्रैटेजी देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, अगर उनका एनालिसिस कर लेते हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, तो शायद एक पिक्चर्स क्लियर हो जाएगा। चलो हम उसी को एनालिसिस कर लेते हैं कि जूलॉजी 11 की इंपॉर्टेंस है या जूलॉजी 12th क्लास की इंपॉर्टेंस है। तो ये पिक्चर्स आपके सामने है और हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्लास 11 के लिए हमारे पास टोटल 5 यूनिट होता है। यहाँ पे जो यूनिट है दिस इज यूनिट नंबर 1 है या यूनिट नंबर 2 है या यूनिट नंबर 3 है और ये यूनिट नंबर 4 है। जो मिसिंग यूनिट है, ये मिसिंग यूनिट जो है यूनिट नंबर हमारे लिए ये 4th यूनिट है जो टोटली बॉटनी के ऊपर डिवोट काम करता है। उसे हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हर यूनिट का हम एनालिसिस करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उनका वेटेज देखते हैं ना, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि ऑलमोस्ट नियर टू द 30% वेटेज या कंट्रीब्यूशन जो जहाँ जिस चैप्टर से या जिस सेक्शन से आता है वो हमारे लिए ह्यूमन नॉट ह्यूमन बट ओनली द एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी है। तो जब भी आप जूलॉजी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका टारगेट या आपका प्रेफरेंस इस सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। दिस इज नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो कॉमन यूनिट है और कुछ कॉमन चैप्टर्स है जिसे हम सेल स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस कहते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस में अगर एनालिसिस करने की अगर हम कोशिश कर लेते हैं तो थोड़ा उसमें बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स भी होता है, बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। एट द सेम टाइम्स वी हैव द सेल साइकिल्स आल्सो। बट सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। एट द सेम टाइम्स अगर हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर की अगर बात कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा सा बॉटनी के ऊपर वर्कआउट करता है। लेकिन हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे लिए प्रोटीन्स, हमारे लिए लिपिड्स, हमारे लिए विटामिन और मिनरल, ये बायोमोलिक्यूल से वर्कआउट करता है। तो डेफिनेटली हमारे लिए सेकेंड प्रेफरेंस ये होना चाहिए। और रिमेनिंग डाइवर्सिटी इन द वर्ड एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो दोनों को सेम वेटेज होना चाहिए। तो लगभग ये जो पूरे टॉपिक्स है हमें कवर करना है। किसी टॉपिक को, किसी यूनिट को हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली जो यूनिट 4th है वो टोटली प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर वर्कआउट करता है, तो उसे हम बिल्कुल यहीं पे कवर नहीं करेंगे और हमारा टारगेट होगा एनिमल फिजियोलॉजी। ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, जूलॉजी के लिए ऑलमोस्ट हमारे लिए आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे लिए 180 मार्क्स भी होते हैं। तो
यहाँ 11 स्टैंडर्ड्स के लिए अगर हम हाफ करना चाहते हैं 45 क्वेश्चन है 11 स्टैंडर्ड के लिए कितने हो सकेगा, लगभग एक 22 या 23 क्वेश्चंस ये 11 स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। चलो हम देख लेते हैं कि एवरेजली कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से यहाँ पूरा मेंशन किया हुआ है कि एवरेजली कई साल 22 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 23 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इट कैरीज द हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये वेटेज भी देखो। तो जूलॉजी ये 11 स्टैंडर्ड का हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम जूलॉजी 12 स्टैंडर्ड का देखते हैं। तो ये 48-50% मार्क्स एवरेजली होता है, मे बी समटाइम्स ये 11 या 50% भी चला जाता है। नेक्स्ट हम एनालिसिस करने वाले क्लास 12 जूलॉजी सेक्शंस की। तो अगर क्लास 12 जूलॉजी के सेक्शंस की अगर बात कर लेते हैं तो लास्ट एनालिसिस हमें क्लियर हुआ है कि अगर 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली जूलॉजी के लिए भी हमारे लिए क्वेश्चंस का वेटेज ये 22 या 23 क्वेश्चंस का जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, 22 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो 22 क्वेश्चंस है तो वेटेज भी जाता है ऑलमोस्ट 51%। तो ये सब बराबर हो जाता है कि 11th का और 12th का जूलॉजी वेटेज इक्वल देना चाहिए। लेकिन 12th की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ मे बी समटाइम्स अगर क्वेश्चंस पेपर आप देखते हो ना, तो कई क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पेपर में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में जो एनिमल के लिए या जूलॉजी के लिए जो बेस्ट और द मोस्ट प्रोबेबल वर्किंग चैप्टर जो होगा वो हमारे लिए वर्कआउट होगा इवोल्यूशन। तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम काम करेंगे। इवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए होता है या जेनेटिक्स और इवोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंस होता है, जो टोटली यूनिट नंबर जो यहाँ पे 9 आता है बायोटेक्नोलॉजी, ये मोस्टली हम कहेंगे कि जूलॉजी सेक्शन के ऊपर काम करता है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन शायद आपको यही पे वेटेज कम मिलता हो, लेकिन कई क्वेश्चन पेपर में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन आल्सो कैरीज द गुड मार्क्स और द गुड वेटेज होता है। नेक्स्ट आती है कि यहाँ हम ह्यूमन वेलफेयर और बायोलॉजी की अगर यूनिट की बात कर लेते हैं तो इट ऑलमोस्ट इट कैरीज द मैक्सिमम सेक्शंस होता है। तो शुरुआत हम जरूर यहीं से करेंगे। जो बायोलॉजी यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये चैप्टर्स है, बाद में ह्यूमन हेल्थ और डिसीज आता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आते हैं। तो इसके लिए वेटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। और वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द रिप्रोडक्शन, जहाँ रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक मेजर इश्यूज है। एट द सेम टाइम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे लिए हेल्थ इश्यूज भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ अंडरस्टैंड करना है हमें इट्स कंटेंट से। तो ये जूलॉजी का हम लास्ट एक पेपर का एनालिसिस करते, लास्ट 2 और 3 या सिलेबस को एनालिसिस करना चाहते हैं, इनको कंटेंट को एनालिसिस करना चाहते हैं ना, तो हमें इतना समझ में आता है। तो ऑल टॉपिक में वेटेज तो होना चाहिए, ऑल टॉपिक थरोली हमें तो कंप्लीट करना है। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी कैन नॉट लीव or we cannot carry on just untouched one chapters. We have to cover each and every unit, each and every chapter in unit also. लेकिन कुछ चुनिंदा यूनिट होते हैं, एट द सेम टाइम कुछ चुनिंदा चैप्टर्स होते हैं जहाँ हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ज्यादा वेटेज होना चाहिए। तो अगर हम पूरे जूलॉजी सेक्शन को देखना चाहेंगे तो फर्स्ट वेटेज हमें जो देना चाहिए वो वेटेज हमारे लिए होगा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद हमारे लिए नेक्स्ट वेटेज होना चाहिए यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ, और थर्ड वेटेज होना चाहिए रिप्रोडक्शन। कुछ चैप्टर्स, कुछ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर हम यूनिट नंबर 1 देखते हैं 11 स्टैंडर्ड का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कुछ ये जो फर्स्ट चैप्टर्स होता है इट इज अ कॉमन चैप्टर्स। लेकिन इस कॉमन चैप्टर्स में अगर हम जूलॉजी को ढूंढ लेते हैं, जूलॉजी के हर एक पॉइंट को अलग करना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली विल गोइंग टू हैव द डोमेन्स ऑफ लाइफ। एट द सेम टाइम स्पीसीज का कंसेप्ट क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क्स इंडिया में कहाँ पे है, उनका नोटेशंस कहाँ पे, यस दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ये अपना फर्ज बनता है, अगर जूलॉजी को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए नोट्स भी अच्छे बन जाते हैं, उनकी फ्लो डायग्राम्स, उनकी टेबल्स भी हो जाते हैं, और हमारे लिए फाइल बनाना भी अच्छा हो जाता है कि ये पार्ट उतना या उसका ये पार्ट जूलॉजी में आता है या ये पार्ट हमारे लिए बॉटनी सेक्शंस में आता है। तो जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए, we have to extract and classify into the zoology section.
नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आता है, समवॉट एक्सटेंड उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम द रॉबर्ट विटकर ने मेंशंस की हुई है, टिल दैट वी आर द फॉलोइंग। मोस्ट ऑफ द थिंग्स कुछ एग्जाम्पल है उसमें, मे बी समटाइम्स लाइकेन वी कैन बी क्लासिफाई अंडर द हेडलाइंस ऑफ बॉटनी। अगर इनको थोड़ा सा हम स्किप आउट कर लेते ना, तो मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक इट बिलोंग्स टू द हमारे लिए जूलॉजी सेक्शंस का होता है। ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम जरूर एक अंडरस्टैंड करने के लिए, या हम नीड बायोलॉजी उसमें जूलॉजी सेक्शन को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट आधा प्ले करता है। नेक्स्ट आता है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो टोटली हमारे जूलॉजी के लिए डिवोटेड है। नाम ही उसका एनिमल किंगडम्स है, तो हम कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट से लेके कॉर्डेट तक पूरा उनका फाइलम लेवल यहाँ मेंशंस किया हुआ है। तो एनिमल किंगडम, यस we have to go through these sections also very clearly. Next आता है structural organization in animals। तो यहाँ 2 divisions होते हैं। जिस तरह से हमने जूलॉजी 11th स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी ये सेक्शंस आता है, उसी तरह से जरूर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसको जरूर देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। लेकिन विदाउट एनिमल को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी मॉर्फोलॉजीज है, उनकी एनाटॉमीज है, मे बी हम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फॉर द एग्जांपल ऑफ कॉकरोच की या इंसेक्ट की तरह उसको खोजने की या उसको समझने की जरूर उसमें कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली वेटेज कम है, लेकिन हम उसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑलमोस्ट 30% वेटेज ये चैप्टर्स के लिए, तो वेरी सीक्वेंसली ये एनसीईआरटी में उसको डिवाइड किया है। एट द सेम टाइम हमारे नीट एग्जाम में भी उसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से क्लियरली मेंशन किया हुआ। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, ये लगभग हमारे लिए पूरी सिस्टम, उसमें हार्मोन्स कौन से आते हैं, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, प्रोटीन्स होता है, मे बी इवन बायोमोलिक्यूल के बारे में भी यहाँ पे आपको जिक्र मिलता है। मे बी जो बायोमोलिक्यूल हमारा चैप्टर है कुछ पॉइंट यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है। मे एट द सेम टाइम्स हर एक चैप्टर के नीचे उससे रिलेटेड डिसीज या डिसऑर्डर जरूर मेंशन किए, उसे भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जैसे पीएम आता है, इंडाइजेशन, कंस्टिपेशन, वोमिटिंग, जॉन्डिस और डायरिया होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए सीक्वेंस से आता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट जो हमने 8, 9, 10 में देखा था एनसीईआरटी के बुक्स में, उसका रिवीजन होता है। कभी कभी बार ये एनसीईआरटी की बुक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका रेगुलेशन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है। एट द सेम टाइम डिसीज और डिसऑर्डर्स है, जहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट जो चैप्टर्स होता है हमारे लिए सर्कुलेटरी सिस्टम्स होती है, या उस चैप्टर को जो नाम मेंशन दिया हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस है। आप थोड़ा सा अगर पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से मेंशन करेंगे ना, तो ये इजीली बन जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ब्लड के बारे में देखना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखना है कि ये ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, सीरोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है। एट द सेम टाइम्स हमारे ह्यूमन हार्ट और ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी या कार्डियक एक्टिविटी डिसऑर्डर जो सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजिना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स या सर्कुलेशन या उसे हम सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत सीक्वेंस से यहाँ आपके लिए मेंशंस किया है। फर्स्ट एब्सॉर्प्शन आएगा, उसके बाद ब्रीथिंग आएगा, उसके बाद सर्कुलेशन आएगा, उसके बाद ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, उसके प्रोडक्ट्स हो गए। तो कुछ टर्म्स है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द यूरोटिलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोपोटिलिज्म, और यहाँ ह्यूमन मीन्स कहाँ पे आता है, वेदर इज अम्नियोटिलिक और समथिंग डिफाइंड। ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन यहीं पे मेंशन किया। नंबर ऑफ हार्मोन्स है, जिस तरह से ईडीएच है, एंजियोटेंसिन है, एट्रियल नेट्रिक हार्मोन्स है। एट द सेम टाइम कुछ डिसऑर्डर्स हमारे लिए है, यूरेमिया है, रेनल फेलियर्स है, कैल्किस है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी आपको सिस्टम आती है ना, हम इस तरह से उसको जरूर क्लासिफाई करना चाहिए। बेसिकली हमें जो फर्स्ट पार्ट जो आता है ना, बेसिक पार्ट आता है ना, उस सिस्टम के बारे में यहाँ पे उसकी
जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, हर एक कंपोनेंट का फंक्शन है, यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ। और जो थर्ड पार्ट आता है ना 5 चैप्टर्स में, हमारे लिए उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, मे बी इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसीज है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को देखना चाहें। ऑलमोस्ट मोर देन 30% वेटेज ये लेता है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है। तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ईच एंड एवरी माइन्यूट पार्ट, एनाटॉमिकल उसके नेम्स क्या होते हैं, यहाँ किस तरह से वर्कआउट करता है, या और डेफिनेटली हमारे लिए इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने पास अपनी खुद की डायग्राम्स होनी चाहिए। आप उसको कलर ना करें तो ही चलेगा, लेकिन ये डायग्राम हमें पूरा अंदाज देती है कि हाउ ये सिस्टम वर्क्स आउट होती है। हमारे लिए उसको मेमोरी याद करना या उसको रिकॉल करना, एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम अपने नोट्स को अच्छी तरह से शॉर्ट लिस्ट करना, ये डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट हमारे लिए काम आता है। तो इसी सीक्वेंस में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जिसे हम लोकोमोशंस और मूवमेंट कहते हैं, कुछ नेम्स थोड़े से टेक्निकल नेम्स हैं कंपैरेटिवली बाकी जो रिमेनिंग 5 सिस्टम हैं उनमें से इस सिस्टम के ऊपर वेटेज थोड़ा कम आता है, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि वेटेज कम होता है तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान ना दे, ये हम गलती कभी भी नहीं कर सकते। तो इसी में भी हमारे लिए कुछ डिसऑर्डर है, जिस तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस है, टिटानिया के बारे में मेंशन किया हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मेंशन किया हुआ है, इवन द ऑस्टियोपोरोसिस है, गोट। और ये डिसऑर्डर को समझने के लिए जो फर्स्ट पार्ट आता है ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसमें कंपोनेंट के फंक्शंस होते हैं, एट द सेम टाइम हर कंपोनेंट किस तरह से वर्कआउट करता है, बाकी सिस्टम के साथ किस तरह से काम करता है, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सेकंड लास्ट चैप्टर्स आता है हमारे लिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम आती है तो हम सीएनएस देखने वाले, पीएनएस देखने वाले, एएनएस देखने वाले, या सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है यहीं पे तो बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब क्वेश्चंस आप देखते हैं ना तो डेफिनेटली हमारे लिए सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसके ऊपर एग्जांपल्स होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वर्कआउट किस तरह से होता है, ये समझने के लिए हमारे लिए बेसिक नर्वस सिस्टम होना ही उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ एनसीईआरटी 11th जूलॉजी सेक्शन के लिए हमारे लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट टॉपिक जो होगा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होगा, जहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या होता है, या हार्मोन्स और एंजाइम्स में भी डिफरेंस, तो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंस है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म्स है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पाइनल है, हर एक का सिक्रेशन, हर एक हार्मोन का मैकेनिज्म किस तरह से वर्कआउट किया जाता है। अगर एंजाइम या हार्मोन का एक्सेस या डेफिशिएंसी होने के बाद नंबर ऑफ डिसीज को उन्होंने अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, डॉर्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिज्म, गॉइटर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। लेकिन अगर हम एनालिसिस करते हैं ना तो उसके बावजूद भी कुछ एग्जाम्पल जो 10% पेपर हमारा जो टफेस्ट लेवल का होता है ना, तो ये उसके ऊपर काम कर लेता है। तो ये एनसीईआरटी हमारे लिए स्टैंडर्ड तो बुक्स होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो रेफरेंस बुक होगी उससे चैप्टर आपको जरूर कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है जो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज है, उसमें रिप्रोडक्शन आता है। सबसे ज्यादा वेटेज तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर दिया हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनकी गमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, वूजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, किस तरह से प्रेगनेंसी के हर स्टेज को उन्होंने यहीं पे मेंशन किया है। और यस, एट द सेम टाइम्स आपको ये चैप्टर जो है, जो हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम है, उसके साथ करना पड़ेगा। तो व्हिच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द ओवरी, व्हिच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, और ये हार्मोन किस तरह से इन यूनिटी और इंटीग्रेटिव काम करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में, ये इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शंस में और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। तो ये देखो जूलॉजी सेक्शंस में हमारे लिए 11th स्टैंडर्ड का जो एनिमल फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी या मोस्टली हम कहेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद हमारे लिए सेकंड प्रेफरेंस ये दो चैप्टर जो मेंशंस किए हुए हमारे
जूलॉजी सेक्शंस में, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और रिप्रोडक्शन इन दी ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये नंबर ऑफ एसटीडी डिसीज है, उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी दिया हुआ है कि मेडिकल टर्मिनेशंस क्या होती है, उसके बारे में कुछ एक्ट मेंशन किए, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से IVF है, जिप्ट है, गिफ्ट है। तो एक जनरल आइडिया आने के लिए डेफिनेटली तो मिनिमम क्या होता है, इसमें किस तरह से वर्कआउट होता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे हमें बहुत जनरल नॉलेज भी मिल जाता है और डेफिनेटली ये इस टॉपिक को एक मोटिवेशन बनाने के लिए, इंस्पिरेशन बनाने के लिए ये काम कर लेता है। तो नेक्स्ट आता है जेनेटिक और इवोल्यूशन। ये पार्ट तो बॉटनी में भी आता है, लेकिन उसके कुछ जो सेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर ह्यूमन बीइंग का सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देखना चाहते हैं, थैलेमीसिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन है, डाउन सिंड्रोम्स है, टर्नर है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स है, तो आपको यहाँ इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट करना कि कौन सा पोर्शंस एनिमल में हो सकता है, किस पोर्शन के लिए हम उसको प्लांट में एग्जांपल के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द कंबाइनेशन ऑफ अ चैप्टर। लेकिन अगर कुछ बेसिक अगर बॉटनी और जूलॉजी में वर्कआउट कर लेता है ना, तो उसके बाद हमारे लिए हमारे जूलॉजी के नोट्स अलग होने चाहिए। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, जिस तरह से पेडिग्री के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ता है, समटाइम्स इवन वी हैव द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन इस सेक्शन में आता है। नेक्स्ट जेनेटिक और इवोल्यूशन का ही नेक्स्ट पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जिसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम जरूर बॉटनी में भी जरूर उसको वेटेज मेंशंस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम्स अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको हम जरूर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट हमारे लिए सेक्शंस है, वो सेक्शन को समझने के लिए ये कुछ जो टर्म्स होती है, सिंटरडोग्मा, ट्रांसक्रिप्शंस है, रेप्लिकेशंस है, ट्रांसलेशंस है, जीन एक्सप्रेशंस है, तो ये अगर हमें समझ में आता है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस भी हमें अच्छी तरह से समझ में आते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ 2 चैप्टर। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में भी सम स्टूडेंट्स फील थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है, लेकिन एक बार समझ में आता है ना, तो बाकी चैप्टर भी उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आता है जेनेटिक और इवोल्यूशंस में, जो स्पेशली डिवोटेड टू दी जूलॉजी सेक्शंस के लिए है। यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर एविडेंस के साथ, एम्ब्रियोलॉजी के साथ, डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था, बाकी जो नेचुरलिस्ट है एट द सेम टाइम्स उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, या यहाँ पे हमने हार्डी विडनबर्ग का प्रिंसिपल मेंशंस किया हुआ है, जीन फ्लो जीन ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे टर्म्स जितने छोटे होते हैं ना एमसी के लिए, वो उतने भी चैलेंजिंग होते हैं। तो ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन चैप्टर्स आता है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए बहुत नजदीक टॉपिक, जो ह्यूमन हेल्थ, नंबर ऑफ डिसीज यहीं पे मेंशंस किए हुए कि पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं, कौन से डिसीज किस तरह से होते हैं, और हर एक डिसीज का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स यहीं पे मेंशंस किया। फॉर एग्जांपल मलेरिया है, फिलारिसिस है, एस्कैरिसिस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कुछ रिंगवर्म डिसीज है, एट द सेम टाइम्स वैक्सीन किस तरह से काम करता है, कुछ मेजर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिसीज है लाइक कैंसर, HIV है, एड्स है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए ड्रग और अल्कोहल ये भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो हर एक डिसीज का हर एक पहलू हमें देखना चाहिए, और अगर हम पहलू अगर देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इसके लिए वर्कआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी और ह्यूमन लाइफ में। फर्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। तो सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन के लिए या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, एट द सेम टाइम बायो फर्टिलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोब्स हम यूज करते हैं। तो ये माइक्रोब्स को अच्छी तरह से देखना, थोड़े से नेम तो डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें ऑप्शंस अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ये चैप्टर्स भी हमारे लिए इतना दिक्कत बिल्कुल खड़ा नहीं करता, इजी होता है। नेम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हमें एक बार दो बार, हाँ एग्जाम्पल तो आपको ओनली एनसीईआरटी बुक्स से ही लिखना चाहिए। यहाँ देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद सबसे ज्यादा होती है, मेरा मतलब ये है कि एग्जाम्पल उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो चार्ट और जो टेबल एनसीईआरटी के बुक्स में मेंशंस किया हुआ है वही आप उसे ही फॉलो करो, तो ये एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी
या हम जूलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक्स के लिए। नेक्स्ट आता है कि बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में जो स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शंस, यहाँ पे कुछ बायो फोर्टिफिकेशंस के बारे में मेंशन किया हुआ है। देन सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में मेंशन किया हुआ है। यस, अगर ये पार्ट आता है उसमें प्लांट ब्रीडिंग है, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू कवर, और एक्स्ट्रा की स्टाफ को हम बॉटनी में शिफ्ट करेंगे। तो दिस वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर कौन सा पार्ट बॉटनी में होना चाहिए, कौन सा पार्ट हमारे लिए जूलॉजी में होना चाहिए। थोड़ा ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मोस्टली तो हम बॉटनी के अंदर ही उसको स्टडी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो पॉपुलेशंस के बारे में, डेथ रेट के बारे में, पैरासिटम्स के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में, तो हम दोनों सेक्शंस में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स बॉटनी और जूलॉजी में कॉमन होते हैं, तो ये चैप्टर जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, वी कैन क्लासिफाई इन बोथ द सेक्शन, लेकिन वेटेज हमारे बॉटनी सेक्शंस के लिए उसमें देना चाहिए। और ये बायोटेक्नोलॉजी, कई बार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे बात ये जरूर की, ये चैप्टर जो है पूरा इंपॉर्टेंस वर्कआउट करता है हमारे लिए जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स और वेरिएशन के ऊपर ये चैप्टर का बेसिस होता है। तो बाकी जो पार्ट है सेकंड, जो बायोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस है, ये अप्लाइड पार्ट होता है। लेकिन अप्लाइड पार्ट का अगर कंसेप्ट भी हमें अच्छी तरह से समझना है ना, तो जेनेटिक्स और वेरिएशन ये बहुत अच्छी तरह से काम कर लेता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप अगर देख लेते ना, तो बीटी कॉटन के बारे में या बीटी क्रॉप्स के बारे में मेंशन किया हुआ, तो उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको हम बॉटनी में शिफ्ट कर लेंगे। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिलेबस को मत कहना। जब आप पूरा सिलेबस लेते हो और फर्स्ट टाइम आप अपनी हिसाब से पूरे सिलेबस को बॉटनी और जूलॉजी में क्लासिफाई कर लो, तो बॉटनी और जूलॉजी क्लासिफाई करने का सबसे फायदा क्या होगा, दोनों सब सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस और मार्क्स का जो वेटेज होता है सेम होता है। यहाँ हर एक बुक में ऑनलाइन में आपको सिलेबस दिया होगा, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने हाथ से बॉटनी को एक्सट्रैक्ट करते हो, जूलॉजी को एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो जब हम नोट्स बनाएंगे, जब नोट्स बनाने के बाद उसकी फाइलिंग करेंगे ना, तो फाइलिंग करने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बॉटनी में चला जाना चाहिए, और वही एप्लीकेशन हेल्थ के बारे में आता है तो हमारे लिए ये जूलॉजी सेक्शंस में आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड द नीड बायोलॉजी थ्रू इट्स कंटेंट, ये हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हर एग्जाम के लिए फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि वी मस्ट बी द वेरी फैमिलियर टू इट्स सिलेबस, टू इट्स कंटेंट। तो नीड जूलॉजी को टारगेट करने के लिए, उसको स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आज से ही आप पूरा सिलेबस देख लो और अपनी भी हैंड राइटिंग से जूलॉजी सेक्शंस को अलग कर दो। जूलॉजी सेक्शंस को अलग कर देते हो ना, तो हमेशा आपका ध्यान रहता है कि हाँ, इसको मैंने पढ़ा है, ये सिस्टम्स मेरी बाकी है। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपने बहुत सराहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। होपफुली यू हैव एंजॉयड such type of video from my end also. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.